नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। वक्फ संशोधन बिल, इस नाम को और इस शब्द को सुनकर के आप भी बार बार सोचते होंगे कि आखिर इसको लेकर विरोध क्यों होता है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार भर है। किसी भी वक्त यह खबर मिल सकती है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर सियासत चरम पर है। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो या डीएमके, इन सभी ने बिल के खिलाफ सामने खुलकर अपनी बात रखी। आलम यह रहा कि कांग्रेस ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, फिलहाल सुनवाई की तारीख तय नहीं है, लेकिन जिस कांग्रेस के आला नेता यानी कि माई बाप कहे जाने वाले राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने तक की जहमत नहीं उठाई। पार्टी के दूसरे नेता बिल पर अपनी राय रखते रहे, लेकिन गौर करने वाली बात है कि शीर्ष नेतृत्व इतना खामोश क्यों रहा। भले राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने बिल पर विरोध जताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिल पर बोला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि देश की दो बड़े विपक्षी दल और दक्षिण भारत से डीएमके इस बिल के विरोध में इतनी मुखर क्यों है भला। ये सवाल सबके जहन में है, आपके जहन में भी होगा कि आखिर जब सब कुछ ठीक है, बिल अच्छा है, तो विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात कांग्रेस की अगर कर लें तो कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। पार्टी ने किशनगंज से पार्टी के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका इस पर दायर की है। अब तो एआईएमएम भी इसमें उतर चुकी है, जिसमें मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन को लेकर जो मजबूत बनाया है, या यूँ कह लें कि जो मजबूरी बनाया है, उसका जिक्र उसमें किया है। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी जिसका मतलब समानता का अधिकार है, उसका उपयोग करके यह याचिका दायर की गई। अनुच्छेद 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो होता है, वो भी इसमें जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता रहेगी, इसका भी जिक्र इस याचिका में है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक अधिकार, अनुच्छेद 300A यानी 300 क्लॉज ए संपत्ति का अधिकार है, इसका भी जिक्र इसमें है। ये वो मामले उठाए गए हैं जिस पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है कि ये मुसलमानों की नहीं बल्कि संविधान की लड़ाई है। सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें अधिकार संविधान से मिलता है। मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। तो आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन देंगे। आप कहेंगे कि ट्राइबल चिल्ला करके, ट्राइबल कहाँ हो रहा था? ट्राइबल सिर्फ इसलिए आप बोल रहे हो कि लक्षद्वीप के मुसलमानों को आप वक्फ पढ़ने से रोक सको। लक्षद्वीप के अंदर तो सारे मुसलमान ही हैं, आप उनको उनके राइट से कैसे रोक सकते हो? अलग अलग लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, असंवैधानिक तक बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो असंवैधानिक जिक्र बार बार किया जा रहा है, उस पर आखिर क्यों अब तक कुछ तो सवाल यही सबसे बड़ा खड़ा होता है कि दरअसल जब इतना सब कुछ हो रहा है, जिसका फैक्ट की बात होनी चाहिए, वो क्यों नहीं सामने आता। हमने आपको दिखाया कि जिन आधार पर याचिका दायर की गई है वो भी आपने देखा। वहीं अगर बात करें अभिषेक मनु सिंघवी ने, तो उन्होंने भी साफ कहा है कि बिल को अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
तो बिल असंवैधानिक घोषित हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों मान रही है पार्टी कि वो असंवैधानिक घोषित हो सकता है? इसके पीछे अलग अलग दलीलें पार्टी के नेता दे रहे हैं। ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूं इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इसमें चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा। भले ही वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिल के खिलाफ फ्रंट फुट पर सियासत कर रही है। इस बिल को लेकर शुरू से मौन रही और उसके बड़े नेता, अगर पार्टी की बात करें कांग्रेस की, तो वो मौन रहते हैं और इस पर कुछ बोलने से बचते दिखे। तो वहीं इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद सरीखे नेता वक्फ पर ज़्यादा बोलते नजर आए। सोचने वाली बात है। तो वहीं बीजेपी पर इन्होंने खूब निशाने भी साधे। बीजेपी 2013 के वक्फ संशोधन को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमलावर रही। बीजेपी ने 2013 के वक्फ संशोधन पर कांग्रेस को वोट बैंक की सियासत से जोड़ा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और डीएमके भी भले मुसलमानी लोगों के, या यूँ कह लें मुस्लिम कौम के हित की बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में यही कहा जा रहा है कि उनका वोट बैंक वाला मकसद ज़्यादा काम आ रहा है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है, तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव को सुना, कांग्रेस के नेता को सुना, तो वहीं विपक्ष के खेमे से ही टीएमसी भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि बीजेपी वाले हमें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ये ठीक नहीं कर रही और इसीलिए जनता में रोष है। सुनिए जरा क्या कुछ उन्होंने कहा है। वक्फ बिल हम लोग प्रोटेस्ट किया, ऑल इंडिया तृणमूल प्रोटेस्ट किया। ये धर्म के नाम पे वो एक स्पेशल मोटिव लेकर ये भाजपा वालों धर्म के नाम पे डिवाइड करने के लिए ऐसा एक कोशिश किया। तो हम लोग शुरू से ही प्रोटेस्ट किया। वो कमेटी में हमारा एमपी कल्याण बनर्जी वो प्रोटेस्ट किया। अभी जो पार्लियामेंट में वो पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह पास किया उसका भी प्रोटेस्ट तृणमूल एमपीज ने किया। तो अभी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक नहीं किया, इसीलिए जनता रुष्ट है और प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, वक्फ बिल हम लोग प्रोटेस्ट किया, ऑल इंडिया तृणमूल प्रोटेस्ट किया। ये धर्म के नाम पे वो एक स्पेशल मोटिव लेकर ये भाजपा वालों धर्म के नाम पे डिवाइड करने के लिए ऐसा एक कोशिश किया। तो हम लोग शुरू से ही प्रोटेस्ट किया। वो कमेटी में हमारा एमपी कल्याण बनर्जी वो प्रोटेस्ट किया। अभी
जो पार्लियामेंट ने वो पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह पास किया उसका भी प्रोटेस्ट तृणमूल एमपीज ने किया। तो अभी ये ठीक नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ बांटने की राजनीति है और इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया और आगे भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे या यूं कहें विरोध करते रहेंगे। और यही वजह है कि विपक्ष भले ही दोनों सदनों में इस बिल पर एकजुट नहीं हो पाया या यूं कह लें कि इस बिल के खेमे को रोक नहीं पाया, इस बिल को आने से इंट्रोड्यूस होने से नहीं रोक पाया, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहा है। लेकिन ये सब कुछ कर क्यों रहा है? इसके लिए आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटों के अंकगणित को जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। 2024 से हम शुरू करते हैं। तो 2024 में कांग्रेस सपा की सीटें अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस 99 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती थी। लेकिन इन सीटों पर जीत के बारे में जानने के लिए ये आपके लिए जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस को लोकसभा में करीब 72% जो वोट मिला था वो मुस्लिम वोट मिला था। कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि इंडी गठबंधन यानी INDIA गठबंधन को करीब मुसलमानों का 76% तक वोट मिला है। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव का सवाल है तो सपा को कुल 33.6% वोट मिले हैं, जिसमें से करीब 20% वोट तो आधे से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय से एकमुश्त आए हैं, ऐसा दावा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सपा को मिले कुल वोटों में करीब 60% या 2/3 मुस्लिम वोट हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों को ही मुसलमानों के हित से ज़्यादा वोट सता रहा है, यानी वोटों का हित सता रहा है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि विपक्ष को सिर्फ वोट की चिंता है, ना कि मुस्लिमों की बेहतरी की। 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर हम वोट गणित आपको समझाएं, अब ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं, तो कांग्रेस को मुस्लिम वोट करीब 72% मिला था। INDA अलायंस, जिसको इंडिया अलायंस कहा जाता है, इंडिया अलायंस को मुस्लिम वोट 76% मिला। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट प्रतिशत 33.6% रहा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी सब समीकरण को ध्यान में रखते हुए साफ कहा कि विपक्ष को मुसलमानों की चिंता ही नहीं है बल्कि वोट की चिंता है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। तो केंद्रीय गृह मंत्री जब संसद में बोलते हैं तो वो साफ तौर पर वो सारे तमाम मुद्दे रखते हैं जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है। न केवल वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने अपनी बात रखी, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कैसे विपक्ष जो है वो देश के प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त होते हुए कई बिलों को रोकता रहा है। विरोध सही है, विपक्ष का काम है विरोध करना। किसी भी बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाए तो ज़रूरी है कि उसके बारे में चर्चा हो, और सरकार ने ऐसा किया भी। पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर JPC की मांग पर JPC को भेजा गया, गहन चर्चा हुई, 30 बैठकों से ज़्यादा देश भर में हुई। 31 सदस्यों ने अलग अलग जगहों पर जाकर चर्चा की और चर्चा के बाद ये बिल दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। विपक्ष के पास अंक गणित कमज़ोर था और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को, या यूँ कहूँ कि NDA सरकार को हुआ। और यही वजह है कि संसद में आसानी से ये बिल दोनों सदनों में, ख़ासतौर पर लोकसभा में निचली सदन में पास हुआ। फिर उच्च सदन की जब बारी आई तो वहाँ पर सरकार का जो अंक गणित है वो देखने को मिला, जिसमें BJD जैसे दलों ने एक सहयोग बेहतर दिया। और न केवल अलग अलग पार्टी ने, हर दल जो इसके विरोध में आ रहा है वो अपनी बात रख रहा है, सरकार उस विरोध पर अपना फैक्ट रख रही है। अब ये जनता के ऊपर है कि जनता इसमें से क्या कुछ लेना चाहती है। क्या उसको लगता है कि ये बिल जो इसके फेवर को और ज़्यादा मजबूत करता है, जहां आप संपत्ति की बात करते हैं, जहां आप रखरखाव की बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, या किसी अन्य मुद्दे से जुड़े हुए जहां पर भी पारदर्शिता नहीं रहती, वो सब खराब हो जाता है। और इन्हीं सब को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा संसद में, सुनवा देता हूं आपको। मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो जहां ट्रिपल तलाक, फिर से डर,
सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ बोला है इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। एक कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी। कांग्रेस अब वक्फ बिल को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन आपको बता दें कि गांधी परिवार ने शुरुआती दौर में बिल के पचड़े से खुद को अलग ही रखा है, जिससे कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने का मौका ही गंवा दिया। सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि कांग्रेस की नीतियां अल्पसंख्यकों को लेकर बदल रही है क्या, या कांग्रेस बीजेपी को मात देने की कोई नई रणनीति बना रही है। कुछ तो जरूर है, वरना गांधी फैमिली ऐसे अहम विषय को यूं ही जाया नहीं करती। वक्फ बिल पर गांधी परिवार की क्या कुछ बेरुखी है, अब जरा वो भी समझिए। गांधी परिवार के 3 सांसद इस वक्त संसद में हैं। वक्फ बोर्ड पर सरकार को घेरने के मौके को परिवार ने गंभीरता से लिया ही नहीं। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में देश के मुसलमानों की आवाज पार्टी, अच्छे से यूं कहूं, पार्टी परिवार के शीर्ष नेतृत्व नहीं बन सका। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली कांग्रेस परिवार पूरी ताकत से विरोध नहीं करती नजर आई। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध कांग्रेस ने नहीं किया, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप भी महसूस कर रहे हैं और कई राजनीतिक पंडित इस बात का जिक्र करते हैं। वहीं अब कांग्रेस के तमाम मुस्लिम सांसदों ने अपने तर्कों के बौछार से सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई, और इसी बीच कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का स्पीच तो वायरल भी हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता इस संबंध में अपना मुंह संसद में नहीं खोलते। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर बोलते हुए कांग्रेस की एक बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने जबरन ये बिल पास कराया है। पर सवाल उठता है कि जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वक्फ बिल पर बोलने की जहमत ही नहीं उठाई, तो फिर सरकार को क्यों दोष देते नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने पुछल्ले नेताओं, यानी कि छुटपुंजे जो छोटे नेता हैं, उन्हीं के भरोसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को रोकना चाहती थी? कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की नीतियां अल्पसंख्यकों को लेकर बदल रही है, या कांग्रेस बीजेपी को मात देने की कोई नई रणनीति पर काम कर रही है। कुछ तो जरूर है, वरना कांग्रेस खामोश नहीं रहने वाली। कांग्रेस की पहली नई रणनीति दो राय नहीं है कि बीजेपी को हराने की नई रणनीति पर आजकल कांग्रेस काम कर रही है या नहीं। इसी रणनीति के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अलग होकर पार्टी ने चुनाव तक लड़ डाला। इतना ही नहीं, बिहार में भी पार्टी आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ी। कांग्रेस की रणनीति पर सहयोगियों का भी सवाल है। दरअसल क्या कुछ सवाल है, अब आपको वो भी बता देते हैं। पार्टी कई मसलों पर अकेले चलना पसंद कर रही है, जिस वजह से कांग्रेस पर आरोप भी लग रहे हैं। जहां सीएए पर विजयन ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, इतना ही वक्फ और संशोधन पर कांग्रेस ने ट्वीट तक नहीं किया। जिस वक्त वक्फ पर सवाल उठ रहा था, उस समय सोनिया गांधी शिक्षा पर आर्टिकल लिख रही थी। सोचिए, इस मुद्दे से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर जिस संसद में दहाड़ की उम्मीद थी, वो दहाड़ शीर्ष नेतृत्व ने दिखाई क्यों नहीं। और अगर सिर्फ छोटे नेताओं से ही काम चल जाता है,
बाकी ही सांसदों से काम चल जाता है, तो बड़े नेता किन मुद्दों पर बोलना चाहते हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मजा है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।